रात के तकरीबन 11 बजे अमन अपनी गाड़ी में कहीं बाहर जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर उसके पिता का कॉल आता है। यस डैड। अमन बेटा, तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजी हैं। एक प्रॉपर्टी है, जरा देख लेना। अगर तुम्हें वो प्रॉपर्टी पसंद आती है तो मुझे बता देना, ओके? हाँ, लेकिन याद से जाकर देख जरूर लेना। वहाँ एक आदमी है, प्रॉपर्टी केयरटेकर, उससे मैंने बात कर ली है, ठीक है? ओके डैड। थोड़ी ही देर में अमन एक नाइट क्लब के बाहर पहुंच जाता है, जहां रागिनी, शुभम, पूजा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। क्या अमन, आज भी लेट? सॉरी गाइस, थोड़ा काम में बिजी था ना। हाँ, तुम तो बिजनेसमैन के बेटे हो, बिजी तो रहोगे ही। अब तुम सब अंदर भी चलोगे या यहीं बातें करते करते सुबह का वेट करेंगे? सब लोग अंदर गए और एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद सब एक टेबल पर बैठ गए। सब के सब नशे में धुत थे। यार, लाइफ में कुछ मजा ही नहीं है, वही बोरिंग सी लाइफ। कुछ तो अलग करने का मन है। अलग यानी क्या? बाहर से कूदने का मन हो रहा है क्या? तुम दोनों को तो बहुत चढ़ गई है। ज्यादा मत बोलो वरना चांद पर पहुंच जाओगे। चलो ना, कहीं घूमने जाते हैं, किसी जंगल में। तभी अमन के मोबाइल पर उस प्रॉपर्टी की फोटोज आती हैं, जिसे उसके पापा खरीदना चाहते हैं। अमन फोटोग्राफ्स को अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। वाव, इतना अच्छा हाउस! देखो, इसमें तो स्विमिंग पूल, गार्डन और प्लेग्राउंड भी है। क्यों ना टाइम स्पेंड करने के लिए हम यहीं चले जाएं? वैसे भी अमन को तो प्रॉपर्टी देखनी है, उसके साथ हम भी देख लेंगे। काम का काम हो जाएगा और हमारी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। सबने डिसाइड कर लिया कि कल सुबह सभी कमला हाउस जाने के लिए तैयार रहेंगे। अगले दिन सुबह सभी अपना सामान लेकर अमन के साथ कमला हाउस जाने के लिए रवाना हो गए। तकरीबन 2.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद सभी अपने मुकाम तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सभी आसपास की नेचुरल ब्यूटी को देखकर खुश हो गए। चारों ओर हरियाली, पहाड़, झरने दिखाई दे रहे थे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस! ऐसी जगह शहर में कहाँ देखने को मिलती है? सही है यार, इतनी खूबसूरत जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यार, वैकेशन के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। लेकिन इतने खूबसूरत घर का नाम इतना डाउन मार्केट, कमला हाउस। अमन, तुम जब ये प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, तब सबसे पहले इस घर का नाम बदल लेना। हाँ, बदल दूंगा। अब अंदर भी चलोगे या यहीं टेंट लगाना है? सभी अंदर जा रहे थे कि तभी दरवाजे के पास उन्हें एक खूबसूरत लड़की मिली, जो करीब 20 साल की होगी। उसका नाम नीलिमा था। जी, मेरा नाम अमन है, मिस्टर अग्रवाल का बेटा हूँ। ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, इसलिए हम सब देखने आए हैं। आप अंदर आइए। सभी अंदर चले जाते हैं। डैड ने बताया था कि एक आदमी होगा यहाँ का केयरटेकर, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जी, वो मेरे पिताजी हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इस घर की देखभाल कर रही हूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। नीलिमा की आवाज और उसकी खूबसूरती देखकर अमन उससे प्यार करने लगा था। अगले दिन नीलिमा सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। सबने बड़े चाव से नाश्ता किया और पूरे घर में घूमने लगे। नीलिमा किचन में खाना बना रही थी। अमन बार बार किचन में जाकर नीलिमा से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। रात के समय सब खाना खाकर सो गए थे। शुभम को अचानक प्यास लगी तो वो किचन में गया। किचन में एक काली बिल्ली को देखकर शुभम डर गया। बिल्ली ने किचन की खिड़की से छलांग लगाई और बाहर चली गई। शुभम ने खिड़की से बाहर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल दहल उठा। नीलिमा एक भयानक रूप में थी, जो एक बूढ़े आदमी का मांस खा रही थी। उसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे। वो देख शुभम की चीख निकल गई। वो दौड़ते हुए हॉल में आया और सबको आवाज देने लगा। अमन, पूजा, रागिनी, कहाँ हो? तुम सब नीचे आओ। अमन, पूजा, रागिनी। उसकी आवाज सुनकर सभी नीचे आ गए। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो शुभम? वो नीलिमा एक चुड़ैल है, एक आदमी को मारकर खा रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने पी रखी है क्या? हाँ ना, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम सब मेरे बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? पर कैसे कर ले विश्वास? नीलिमा तो तुम्हारे पीछे खड़ी है। शुभम ने पीछे मुड़कर देखा तो नीलिमा वहीं खड़ी थी, वो भी बिल्कुल ठीक।
उसे देखकर शुभम हैरान रह गया। लगता है इसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। चलो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। शुभम ने पीछे मुड़कर देखा तो नीलिमा रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सब नाश्ता करने के लिए नीचे आए, लेकिन शुभम नहीं आया और अमन ने उसके कमरे में जाकर देखा तो शुभम वहां था ही नहीं। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसमें लिखा था कि एक जरूरी काम की वजह से वो मुंबई वापस जा रहा है। अमन ने ये बात सबको बताई। मुझे तो लगता है वो डर के मारे भाग गया है। अमन नीलिमा से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीलिमा उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। रात को रागिनी और पूजा एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी। पूजा, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब सी आवाज आ रही है? हाँ यार, आवाज तो आ रही है, लेकिन कैसी आवाज है ये? पूजा और रागिनी उस आवाज की दिशा में चलने लगे। सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रागिनी और पूजा उस दरवाजे के पास गए और उसे खोला और सामने जो देखा उसे देखकर दोनों की रूह कांप गई। नीलिमा चुड़ैल के रूप में थी। शुभम की लाश जमीन पर पड़ी थी और एक कोने में नीलिमा शुभम का हाथ काट कर खा रही थी। पूजा और रागिनी दोनों चीखने लगी और वहां से बाहर हॉल में आ गई। उन दोनों की आवाज सुनकर अमन भी वहां आ गया। पूजा ने डरते हुए सारी बात अमन को बताई। इसका मतलब शुभम सही कह रहा था, जो उसने देखा वो सब सच था। नीलिमा एक चुड़ैल है। नीलिमा एक चुड़ैल है। नीलिमा नहीं, कमला। मैं कमला हूँ और ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे घर पर अपना हक जताए। कमला ने बताया कि इस घर के नौकर को भी उसी ने मारा था। उसे मारने के बाद शुभम ने उसे देखा था, इसलिए शुभम को भी मार डाला और अब वो यहाँ सबको मारेगी। हमें मत मारो प्लीज, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा घर। हाँ, हमें जाने दो प्लीज, हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। कमला जोर जोर से हंसने लगी और उसने पूजा को हवा में उछाला और दीवार पर पटक दिया। पूजा के सर से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। पूजा को इस हालत में देखकर रागिनी और अमन दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। रागिनी घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, तभी उसे सामने अमन मिल गया। वो अमन के पास गई। अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ पूरी तरह फंस गए हैं। तुम चिंता मत करो रागिनी, चलो मेरे साथ चलो। अमन और रागिनी दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी रागिनी का पैर एक चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो अमन का कटा हुआ सर उसके पैरों के नीचे था। रागिनी जोर से चिल्लाई। उसने सामने देखा तो अमन की जगह कमला सामने खड़ी थी। रागिनी उसे देखकर जोर से चिल्लाने लगी। वो किचन की तरफ भागी और छुप गई। रागिनी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। थोड़ी देर में कमला की आवाज आनी बंद हो गई। रागिनी को लगा कि कमला चली गई, इसलिए वो बाहर आ गई। जैसे ही रागिनी बाहर आई, कमला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कमला जैसे ही रागिनी को मारने के लिए आगे बढ़ी, एक जोर का झटका कमला को लगा। रागिनी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तभी उसे याद आया कि मरने से पहले उसकी माँ ने उसे भगवान हनुमान का एक लॉकेट दिया था, जो हमेशा उसके गले में रहता था। उसने अपने हाथ जोड़े और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। हनुमान चालीसा के जाप से कमला की शक्तियां कम होने लगी। इसका फायदा उठाकर रागिनी किचन की खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। उसने फिर कभी उस घर की ओर मुड़कर नहीं देखा, जिस घर ने उसके 3 दोस्तों की जान ली थी। खुशी एक फोटोग्राफर थी, साथ ही जिंदा दिल भी। उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने वसूलों से जीती थी। ऐसे में किसी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था तो किसी को नहीं। हालांकि जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। खुशी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। कहते थे इससे वो फिर से जिंदा हो जाती है। और इस बार भी वो अकेले ही नई जगह, एक नया हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी।
को नजारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। खुशी ने वो नजारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर निकल पड़ी। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर की तैयारी में थे। खुशी बस ऊपर से व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को मोटिवेट करती हुई बस ऊपर चढ़ी जा रही थी। कुछ दूर चलते ही खुशी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। खुशी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। शॉर्टकट? अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। ये ट्रिप तो और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। खुद से कहते हुए खुशी में जोश भर गया था और खुशी को ट्रैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। लेकिन उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। खुशी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा था। दरअसल उसे रास्ता दिख ही नहीं रहा था। मानो उसके आगे कदम रखते ही आगे का रास्ता तो बन जाता, लेकिन पीछे का रास्ता मिट जाता। और अब उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। फिर जब पूरी तरह उसने अपने हालात पर मुआयना किया तो अब उसे थोड़ी परेशानी होने लगी थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैंने शॉर्टकट लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? खुशी मन ही मन खुद से कहती हुई अपनी किस्मत को कोसती हुई रास्ता खोजने लगी थी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। खुशी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देखा, इसी को तो एडवेंचर कहते हैं मेरी जान। क्या तुम्हें खामखा का सोच कर डर रही थी? कैफे को देखकर खुशी की सारी चिंता एक पल में छूमंतर हो गई थी। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। खुशी सब कुछ भूल चुकी थी। वो फटाफट से एक टेबल पर बैठी थी कि तभी एक वेटर आया। वेलकम टू आवर कैफे मैम, ये रहा हमारा मेन्यू। क्या खाना पसंद करेंगी आप? लेकिन उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, खुशी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का अजीब सा निशान बना हुआ था और जब तक खुशी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। खुशी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में खुशी को लगा उससे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उसमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ये घाव का निशान तो मैंने शायद वेटर के हाथ पर भी देखा था। फिर अगले ही पल खुद ही अपनी बात काटते हुए खुद से बोली, क्या खुशी, लगता है तू भी खुशी के मारे पागल होती जा रही है। एक तो इतनी मुश्किल से कैफे मिला है और तू है कि खुद से ही सीआईडी खेल रही है। मन में कहते हुए वो खुद को दिलासा दे ही रही थी और वॉशरूम जाने के लिए उसके कदम भी बढ़ चुके थे। लेकिन अचानक ही वो बर्फ की तरह जम सी गई। दरअसल अनजाने में ही सही, लेकिन उसने देख लिया था कि कैफे में मौजूद हर शख्स के जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर वही जलने का निशान बना हुआ है जो उसने वेटर के हाथ पर देखा था। और वो निशान किसी के चेहरे पर, तो किसी के गले पर, तो किसी के कंधे पर बना हुआ था। खुशी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो खुशी को बहुत ही डरावने तरीके से घूरे जा रहे थे। खुशी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। कहीं सच में कोई गलती तो नहीं करी मैंने? और एक जैसा निशान सबके जिस्म कैसे पॉसिबल है? वॉशरूम में मुंह धुलते हुए उन सब घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसके रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। तभी अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी। लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक खुशी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा ही हो चुका था। पर अब खुशी को लगने लगा कि इस जगह में सचमुच कुछ तो गड़बड़ है। पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी। खुशी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और पीने लगी। खुशी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा है और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि खुशी घबरा उठी।
देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो बेटा जो खुशी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब खुशी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। यह देख खुशी इतना सहम गई कि उसके हाथ से कब सिगरेट गिर गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो कैफे से भागने के लिए वापस मुड़ी ही थी कि उसने जो देखा शायद वैसा कुछ तो नर्क में भी नहीं देखने को मिलता है। दरअसल खुशी के सामने सैकड़ों लाशें खड़ी थी, जिनके चेहरे जले हुए थे, जिस्म के जगह जगह हिस्से से मांस के लोथड़े गिर रहे थे और आंखें ऐसे मानो साक्षात नर्क का दरवाजा। और सब के सब रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए खुशी को मारने के लिए उसी की तरफ आ रहे थे। खुशी भी खुद को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद में कैफे में इधर उधर भाग रही थी, लेकिन वो जिधर भी जाती कैफे में मौजूद लाशें उस पर हमला कर देती। मुझे छोड़ दो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहना है, प्लीज मुझे जाने दो। खुशी चिल्लाते हुए सबसे कह रही थी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आवाज और उसका जिस्म दोनों सैकड़ों लाशों के नीचे दब चुकी थी और वो लाशें जिंदा ही खुशी को चबा रहे थे, उसके जिस्म से मांस नोच कर खा रहे थे। अपनी मौत की आखिरी घड़ी में वो बस उस शॉर्टकट के बारे में सोच रही थी जो उसे जिंदगी के आखिरी रास्ते पर ले आया था, और कुछ पल बाद ही सब कुछ मौत की शांति में खो गया। खुशी के मरने के बाद उसके ऊपर की सैकड़ों लाशें राख बनकर एक एक करके गायब होती जा रही थी, और जब लाशें राख बन गई तब नीचे खुशी अपने आप ही खून में लथपथ पड़ी हुई थी। और फिर अचानक ही खुशी के मुंह से मांस का गुब्बारा निकला। वो जिंदा थी और उसके हाथ में सिगरेट की बिल्कुल आखिरी वाला हिस्सा भी जल रहा था, जिसे उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस की तरह पकड़ा हुआ था। खुशी को समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। होश संभाला तो देखा पूरा कैफे जला हुआ है और उसके आसपास कोई नहीं है, बस जमीन पर ढेर सारी राख पड़ी हुई है। फिर किसी तरह उठ अपने घाव को कपड़े से बांधकर वो उस कैफे से बाहर भागी, और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहां खुशी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी। खुशी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। खुशी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। खुशी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो खुशी ने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। वो न्यू ईयर की रात थी और उस शख्स ने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग फैल चुकी थी। कुछ लोग नशे में थे तो कुछ अंदर फंसे हुए थे। बहुत ही कम लोग उस रात उस कैफे से जिंदा निकल पाए थे, जिसमें से एक मैं भी हूँ। खुशी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ में आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर खुशी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन एक बार फिर वो अगले ही पल बर्फ की तरह जम सी गई थी, क्योंकि खुशी ने अनजाने में ही उस आदमी के गर्दन पर जले हुए का निशान देख लिया था, जो ठीक वैसा ही था जैसा उसने कैफे के अंदर लोगों के जिस्म पर दिखा था। निशान देख खुशी अपनी आंखें बंद कर ली और अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम खुशी है।